Good evening, class. Good evening, everyone. Sorry for late. Right. So now we are starting the topic. Earlier in last classes, we have seen measurement of resistance. So we are starting the topic measurement of resistance with measurement of high resistance. Measurement of high resistance. Now see, please check. In terms of measurement of high resistance, ठीक है. लास्ट क्लास में हेडिंग थी फॉर हाई रेजिस्टेंस वाई गार्ड टर्मिनल इज रिक्वायर्ड, राइट. तो इसी पर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. हाई रेजिस्टेंस पर गार्ड टर्मिनल की रिक्वायरमेंट क्यों है, एक एक करके इस बात को आप समझेंगे. हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस. मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, या अगर हेडिंग डाल चुके हैं तो कोई इशू नहीं है. मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस पर हम बात कर रहे हैं आर का मान 100 किलो ओम से ज्यादा के लिए, राइट. अदरवाइज आर का मान 0.1 मेगा ओम से ज्यादा के लिए. जब मैं हाई रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो आप जरा समझना, हाई रेजिस्टेंस पर मैंने आपसे बोला कि यहां पर मान लीजिए कोई आपके पास डीसी सप्लाई है. बहुत प्रॉपर वे में 1 बाई 1 इन पॉइंट्स को आप समझेंगे. यहां कोई अपने पास डीसी सप्लाई है, राइट. और इस डीसी सप्लाई के साथ हम लोग कनेक्शन वाइज कुछ वैल्यूज को देखेंगे. मेथड का नाम क्या होता है हाई रेजिस्टेंस के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हरिओम. हेडिंग एक्स्ट्रा गार्ड टर्मिनल लिखवाया है, उसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है. लास्ट क्लास में हेडिंग थी फॉर हाई रेजिस्टेंस, उसी हेडिंग की बात हो रही है. फॉर हाई रेजिस्टेंस वाई एक्स्ट्रा गार्ड टर्मिनल इज रिक्वायर्ड, उसी की बात कर रहा हूं, वही हेडिंग लिखवाई है मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस पर, राइट. मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस पर वीए मेथड का यूज करते हैं और उस वीए मेथड में गार्ड टर्मिनल की जरूरत पड़ती है, राइट. उसी बात को मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है. जिन लोगों ने लिखा है कि सर आप लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा गार्ड टर्मिनल लिखवाया था, यस बिल्कुल लिखवाया था, लेकिन इस एक्स्ट्रा गार्ड टर्मिनल के बारे में आज बता रहा हूं, राइट. फाइन है मेरी बात. चलो, वीए मेथड का यूज करते हैं हाई रेजिस्टेंस. लो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? एवी मेथड. इतनी बात है दिमाग में? तो अब देखो, वीए मेथड पर एज्यूम करो यहां अपने पास, सॉरी, वीए मेथड पर दिस वन इज वोल्ट मीटर और आगे अपने पास सीरीज में एक एमीटर लगा हुआ है. यहां नेक्स्ट एक एमीटर है और इसके बाद एक लोड रेजिस्टेंस है. यहां जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का है. ये जो रेजिस्टेंस है ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है. दिस इज हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध कितना है? आर. और आपने इस हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को लाइक दिस कनेक्ट कर दिया, राइट. अब इसमें प्रॉब्लम ये है
इस हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस पर, राइट, बाकी में ये दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करो। अगर आप यहां पर इस बात को इमेजिन करें कि क्या इसके साथ जो इंसुलेशन प्रोवाइडेड होगा, राइट, मेरी बात को इमेजिन करना सभी लोग, इसके साथ जो इंसुलेशन प्रोवाइडेड होगा स्टूडेंट्स, ये इंसुलेशन लाइक दिस होगा, राइट। ऊपर वाली कवरिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक इंसुलेशन प्रोवाइडेड होगा इसके साथ। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंसुलेशन, राइट। ये जो येलो कलर पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, इंसुलेशन। तो इसका इंसुलेशन का भी अपना रेजिस्टेंस बनेगा और उसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस आर आई कहते हैं, राइट। जब इसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस आर आई कहते हैं तो सभी लोग ध्यान दो, बोर्ड पर स्क्रीन पर देखना, मैं कलर बदल रहा हूं, इस कलर से चीजों को इमेजिन करना आप लोग। सॉरी, देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टूडेंट्स, इस समय अपने पास यहां एक करंट, एक करंट लोड के साथ साथ, एक करंट बेसिक लोड के साथ साथ और फ्लो कर रही है, राइट। तो पहले मैं इसको लिख ही देता हूं, बेटर होगा, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, कहीं पर भी किसी भी मेथड पर वोल्ट मीटर की रीडिंग, क्या पता करते हैं, वोल्ट मीटर रीडिंग। और फिर क्या पता करते हैं, एमीटर रीडिंग। दोनों का डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, राइट, मेजर्ड जो माना आएगा। वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब V प्लस VA होगा। बोर्ड पर देखिए, अगर मैं इस वोल्ट मीटर के पाठ्यांक की बात करूं तो क्या इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, सभी लोग अंडरस्टैंड करो, यहां तक का वोल्टेज किसके बराबर होगा, दिस वोल्टेज प्लस लोड वोल्टेज। तो VA प्लस या यहाँ का वोल्टेज भी मान लो। तो क्या मैं कह सकता हूं एमीटर पर बनने वाला वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, इन दोनों का सम वोल्ट मीटर की रीडिंग के बराबर होगा। तो आपने इसको क्या लिख लिया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बराबर V प्लस VA। लेकिन यहां जो अपने पास, ध्यान देना सभी लोग, बोर्ड पर ध्यान दो, एमीटर की जो रीडिंग है इस पर लोड करंट आई तो बन ही रहा है, प्लस एक करंट आई लीकेज बन रही है। आईएल का मतलब है दिस इज कॉल्ड लीकेज करंट, दिस इज लीकेज करंट, राइट। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल पर जो एमीटर पर करंट बन रही है, मैं कलर बदल रहा हूं, देखो एमीटर पर यहां से जो करंट बन रही है स्टूडेंट्स, राइट, एमीटर से जो करंट बन रही है उस करंट को जरा चेक करना सभी लोग। ये आई, राइट, ए जो बन रही है, ये आई ए दो पार्ट्स में, एक इस वाली वायर पर है जो आर पर जाएगी, इस आर पर फ्लो होने वाली करंट आई है। बट क्या एक करंट इस इंसुलेशन पर भी पास होगी, और इंसुलेशन पर पास होने वाली करंट कौन सी है, लीकेज करंट, राइट। इंसुलेशन पर पास होने वाली करंट बहुत कम होती है, बट करंट होती तो है, राइट। तो आईएल करंट कौन सी करंट है, लीकेज करंट, जो इंसुलेशन पर भी पास होगी। सर क्या ये कोई न्यू चैप्टर है, टॉपिक क्या है, ओके सस्कांत, टॉपिक रेजिस्टेंस मेजरमेंट चल रहा है, राइट। रेजिस्टेंस मेजरमेंट यहां से स्टार्ट हुआ था, जिसके शायद 1 और 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, सॉरी एक लेक्चर शायद इसका हो चुका है, राइट। ये बातें यहां से स्टार्ट थी, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहां से स्टार्ट किया था मैंने, एक टेबल बनवाई थी आपको, ठीक है। यहां से मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये टॉपिक स्टार्ट किया था, लो, मीडियम और हाई, जिसमें हाई रेजिस्टेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, राइट। इतनी बातें ओवर हो चुकी हैं। आज जो पढ़ रहे हैं
उस पर अभी दिमाग लगाइए। हाँ, सब लोग मुझे बताओ, सुनना जरा, क्या स्टूडेंट्स मेजरमेंट करते समय ये जो रेजिस्टेंस है, एक्चुअल रेजिस्टेंस, वो यहां तक है, एक्चुअल रेजिस्टेंस सॉरी दिस है, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो इंसुलेशन लगा है वो इंसुलेशन दिस है, राइट? तो क्या इंसुलेशन पर भी कुछ करंट जाएगी? तो बताओ, एमीटर की धारा किसका किसका सम है? क्या ये इस आई और इस आईएल दोनों का सम होगा? इस बात पर सभी सहमत हैं क्या कि एमीटर पर बनने वाली करंट कौन कौन सी करंट का सम है? इस रेजिस्टेंस पर फ्लो होने वाली करंट प्लस लीकेज करंट। आईएल का मतलब लोड नहीं है यहाँ, लीकेज करंट है। लीकेज करंट वो करंट है जो बाईपास हो रही है किस पर, सॉरी, जो करंट पास हो रही है किस पर, इंसुलेशन पर, राइट? इंसुलेशन करंट है। ये बात सभी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्या? सो दैट मैं आगे कंटिन्यू करूं, राइट? सोनू, ये बात क्लियर है? यहाँ दो करंट बन रही हैं, एक करंट जो एक्चुअल में रेजिस्टेंस पर पास होनी चाहिए और एक इसकी कवर पर, इंसुलेशन पर, राइट? बाकी में इंसुलेशन को काउंट नहीं करते, बट यहाँ इंसुलेशन को हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि इसका इफेक्ट अनअवॉइडेबल होगा, राइट? ठीक है, अब जरा समझो, यहां पर करंट थ्रू द रेजिस्टेंस होना क्या चाहिए? करंट थ्रू द रेजिस्टेंस जिसका आप मापन कर रहे हो, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आई बराबर वी बाई आर होना चाहिए, राइट? एक्चुअल में क्या होना चाहिए? जो यहाँ वोल्टेज बन रहा है, यहां बनने वाला वोल्टेज क्या होगा? प्लस माइनस वी होगा। इस पर एक्चुअल करंट का मान होना क्या चाहिए? V डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R। तो I बराबर V बाई R होना चाहिए। बट क्या इंसुलेशन जो हम देते हैं वो आदर्श होता है? बोलो। इंसुलेशन अगर आइडियल होता तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली इंसुलेशन आदर्श नहीं हो सकता। हम मान कर चलते हैं आदर्श, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू इंसुलेशन पर रेजिस्टेंस की बनेगी, भले ही बहुत हाई बनेगी पर बनेगी। मतलब आप नीचे एक लाइन ऐड कर सकते हैं, इंसुलेशन, ये जो ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइडेड है, 5 मिनट के बाद ये चीज बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी। इंसुलेशन इज नेवर आइडियल। इंसुलेशन क्या नहीं है? आदर्श नहीं है। इंसुलेशन इज नेवर आइडियल। इंसुलेशन आदर्श नहीं हो सकता। तो क्या हम बोल सकते हैं, सो देयर इज, सो देयर इज सम करंट फ्लोइंग, कुछ करंट फ्लो करेगी, देयर इज सम करंट फ्लोइंग थ्रू इंसुलेशन आल्सो, कुछ करंट इंसुलेशन से भी होकर जाएगी, फ्लोइंग थ्रू इंसुलेशन। कुछ करंट कहां से होकर जाएगी स्टूडेंट्स? इंसुलेशन से, राइट? दैट इज लीकेज करंट। इसी करंट को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? लीकेज करंट। लीकेज करंट बहुत कम करंट होती है, दैट इज लीकेज करंट, दैट इज लीकेज करंट थ्रू द इंसुलेशन, थ्रू द इंसुलेशन, लीकेज करंट थ्रू द इंसुलेशन। तो ये जो लीकेज करंट होगी, इसको मैं आईएल से डिनोट कर रहा हूं, और ये वोल्टेज डिवाइड बाई क्या होगी? इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वी अपॉन आर आई। इस आर आई का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस के साथ लगी हुई इंसुलेशन, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जिसका मापन कर रहे हो वो रेजिस्टेंस क्या है? आर है। और ये जो इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर आई। तो लीकेज करंट कितनी हो जाएगी? वी अपॉन आर आई, राइट? लीकेज करंट कितनी हो जाएगी? वी अपॉन आर आई। नहीं नहीं गोविंद, दोनों अलग अलग बातें हैं।
दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को एक कैसे मान लोगे? एक दूसरे के ऊपर कोटेड वर्जन है। ठीक है। अब यहां पर ये प्रॉब्लम क्यों सीरियस है, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हमें ये चेक करना है कि ये प्रॉब्लम यहाँ सीरियस क्यों है। जब मैं इस प्रॉब्लम पर जाता हूं तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक बार यहां तक लिख लिया क्या पहले आपने? कैमरा ऑन रखो स्टूडेंट्स, फिर आप लोग यही कहानी रोज बोलना पड़ता है। हाँ, फिगर भी दिखा दिया, ये लीजिए कृष्णा, फिगर दिख रहा होगा। ठीक है। अब देखो, शायद यहां तक लिख लिया सबने। अब मेरी बात को थोड़ा सा प्रॉपर सुनना। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? इंसुलेशन पर रेजिस्टेंस मैंने एज्यूम किया। इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपने एज्यूम कर लिया, मान लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। आर आई का मान लो 10 मेगा ओम है अपने पास। हाउ मच? 10 मेगा ओम। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होगा, 10 मेगा ओम मान लिया हम लोगों ने, राइट। इंसुलेशन रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है और वी की वैल्यू मैंने मान ली है 10 वोल्ट। तो अब मुझे बताओ ये लीकेज करंट कितनी हो जाएगी? सॉरी, ये लीकेज करंट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? क्या ये लीकेज करंट आईएल का मान V अपॉन आर आई था? V का मान 10 वोल्ट बटे आर आई का मान 10 मेगा ओम। 10/10 कैंसिल, ऊपर जाकर मेगा माइक्रो दे देगा, वोल्ट बटे ओम को एम्पियर कहते हैं। तो कितनी करंट हो गई? 1 माइक्रो एम्पियर। अगर कोई आपसे पूछे इस लीकेज करंट का मान कितना है, तो आप क्या बता सकते हैं? लीकेज करंट का मान कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर। कितना है लीकेज करंट? 1 माइक्रो एम्पियर, राइट। लीकेज करंट कितनी है स्टूडेंट्स? 1 माइक्रो एम्पियर। ये बात गेट कर रहे हैं सभी? अब अगर लीकेज करंट 1 माइक्रो एम्पियर है तो इसमें कुछ टर्म्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं माइक्रो में। हाँ, तो मैंने भी माइक्रो लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, माइक्रो एम्पियर ही लिखा है मैंने। वोल्ट बाई ओम एम्पियर है और मेगा ऊपर जाएगा तो माइक्रो हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर। पूछा था तो बोले थे सर। ओके 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 ओके, ठीक है, सॉरी। हाँ, अब लीकेज करंट के बाद आप जरा सोचिए, अगर कोई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता। स्टूडेंट्स, इंसुलेशन की बात मैं लो पर भी कर रहा हूं, मीडियम पर भी कर रहा हूं, हाई पर भी कर रहा हूं, बट तीनों में फर्क समझना। अगर मैं लो रेजिस्टेंस की बात करता तो लो रेजिस्टेंस के केस में आर का मान
कितना होता अपने पास जिसका मापन कर रहे हैं, लिखो जरा। आर का मान लिखो लिखो लिखो, खाली बैठे हुए ठीक नहीं लग रहे हो। आर का मान लो रेजिस्टेंस पर कितना होता है, किससे कम? ठीक है, वेरी गुड, सभी का सही है। लेस देन 1 ओम, एक से कम, राइट। लो रेजिस्टेंस का मतलब था लेस देन 1, लेस देन 1। लेस देन 1 में आपने कुछ भी एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, लेस देन 1 में आपने कुछ भी एज्यूम कर लिया, मान लो 0.1 ओम, ठीक है। तो बताओ एक्चुअल करंट आई बराबर कितना होना चाहिए, वी बाई आर। 10 वोल्ट की सप्लाई है और आर का मान है 0.1 ओम। 10/0.1 का मतलब कितना हो गया, 100 एम्पियर। आप मुझे बताओ, इधर बोर्ड पर रहो स्टूडेंट सब, अगर मैं पूछता हूं एमीटर की करंट आई ए, क्या पूछ रहा हूं आपसे, आई ए, तो आप क्या बताते हो, आई प्लस आई लीकेज। आई का मान है 100 एम्पियर, लीकेज का मान है 1 माइक्रो एम्पियर। सभी बोर्ड पर रहो। 100 एम्पियर के सामने क्या 1 माइक्रो एम्पियर को के इफेक्ट को काउंट करेंगे क्या, बोलो। 100 एम्पियर के सामने 1 माइक्रो एम्पियर को निग्लेक्ट कर सकते हैं, इस बात से सभी सेटिस्फाई हैं, राइट। देखो मेरी बात को समझना, कई बार आप ऐसा सोच लेते हैं कि इंसुलेशन लो पर नहीं होता, हाई पर होता है। इंसुलेशन लो रेजिस्टेंस के साथ भी प्रोवाइडेड होता है, मीडियम के साथ भी प्रोवाइडेड होता है, हाई के साथ भी प्रोवाइडेड होता है, राइट। लेकिन दिक्कत कहाँ सीरियस है ये समझना है, लो रेजिस्टेंस के साथ। सोनू क्लियर है ये बात कि 1 छोड़ सकते हैं? अरुण, शुभम, IRT, इधर उधर मत देखो, शुभम आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ, 1 माइक्रो एम्पियर छोड़ सकते हैं, राइट, छोड़ सकते हैं, क्लियर है सभी को। तो लो रेजिस्टेंस में 1 माइक्रो एम्पियर का रोल नहीं है। बट अब अगर मीडियम रेजिस्टेंस की बात करें, तो मीडियम रेजिस्टेंस पर आर का मान कितना ले सकते हैं, 100 किलो ओम से छोटा, राइट, और 1 ओम से बड़ा। तो कोई भी मान मान लेते हैं, 1 किलो ओम मान लेते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछोगे सर 1 किलो ओम ही क्यों माना, बस मान लिया। आर का मान 1 किलो ओम है मान लिया। अब आर का मान अगर 1 किलो ओम है, तो बताओ करंट आई बराबर क्या होती है, वी बाई आर। सप्लाई वोल्टेज कितना है, 10, 10/1 किलो। बताइए 10/1 किलो ओम का मतलब क्या ये 10 मिली एम्पियर है, किलो ऊपर जाएगा तो। और अब एमीटर पर करंट क्या हो जाएगी, आई प्लस आई एल, राइट, आई प्लस आई एल। आई का मान कितना हो गया, 10 मिली एम्पियर। लीकेज करंट आई कितनी थी स्टूडेंट्स, क्या लीकेज करंट अपने पास 1 माइक्रो एम्पियर आई थी। बताओ मिली एम्पियर के सामने क्या इस माइक्रो एम्पियर का कोई रोल है, ये भी निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ना तो दिक्कत लो में है, ना तो दिक्कत मीडियम में है। लेकिन जब आप हाई रेजिस्टेंस की बात करोगे स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहे हैं आप, हाई रेजिस्टेंस की। तो हाई रेजिस्टेंस की बात करते समय, इस समय जब आप बात कर रहे हैं हाई रेजिस्टेंस की, तो हाई रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम समझिए। हाई रेजिस्टेंस पर आप जब मेजरमेंट करने गए, तो हाई रेजिस्टेंस पर आर का मान 100 किलो ओम से ऊपर होना चाहिए, एक्सेप्टेड है। और अगर ये 100 किलो ओम से ऊपर है, तो क्या 100 किलो ओम से ऊपर होने का मतलब मैं 1 मेगा ओम मान लू, आर का मान कितना मान लिया, मेगा ओम। चलो चेक करो, आई का मान इस समय क्या होगा, वी बाई आर। सप्लाई वोल्टेज 10, 10/आर का मतलब मेगा ओम, 10/मेगा
10/मेगा कितना आ जाएगा? 10 माइक्रो एम्पियर। कितना आ जाएगा? 10 माइक्रो एम्पियर। यस, आई होप सो बात दिमाग में आ रही होगी कि अगर इस समय आप एमीटर की करंट को चेक करें तो आई प्लस क्या आएगा? IL। आई का मान कितना है? 10 माइक्रो एम्पियर। क्या 10 माइक्रो एम्पियर के सामने 1 माइक्रो एम्पियर को छोड़ पाओगे स्टूडेंट्स? बताओ अब। माइक्रो का कंपैरिजन माइक्रो से है, तो किसमें दिक्कत सीरियस है? हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस। लीकेज करंट के साथ प्रॉब्लम कहां है? लीकेज करंट के साथ प्रॉब्लम कहां सीरियस है? हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। राइट, वेरी गुड, सभी का रिप्लाई करेक्ट है। ये प्रॉब्लम किसके साथ देख रहे हैं हम लोग? हाई रेजिस्टेंस। करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन। ये जो प्रॉब्लम हम फेच कर रहे हैं किसके साथ देख रहे हैं? हाई। अगर हम हाई रेजिस्टेंस के साथ ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, राइट, तो आप माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर के सामने इस 1 माइक्रो एम्पियर को छोड़ नहीं सकते। माइक्रो की तुलना माइक्रो से हो रही है। बट पिछले वाले केस में देखो, 10 मिली एम्पियर के सामने 1 माइक्रो एम्पियर छोड़ सकते हो। इससे पहले वाले को देखो, 100 एम्पियर के सामने 1 माइक्रो एम्पियर को छोड़ सकते हो। तो इसका मतलब आप अगर तीनों में तुलना करो तो लीकेज करंट सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात कहाँ है? क्या लीकेज करंट 1 माइक्रो एम्पियर कहाँ सीरियस इशू है? जब मेजरमेंट किसका हो रहा है? हाई रेजिस्टेंस, मेगा ओम का। राइट, जब भी आप मेगा ओम का मापन करेंगे तो ये सीरियस प्रॉब्लम आएगी। एग्री है सभी? तो अब स्टूडेंट्स हमें हाई रेजिस्टेंस पर मेजरमेंट करते समय क्या वर्जन यूज करना होगा आप समझें। क्या मैं सर्किट फिर से बना दूं? ठीक है, प्रॉब्लम का जस्टिफिकेशन सबको हो रहा है पहले। लीकेज करंट अब इफेक्टिव हो रही है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस के साथ, तो हमें इसको मिनिमाइज करना है। हम करंट को मिनिमाइज नहीं कर सकते, लीकेज तो बनेगा ही बनेगा, बट इसका रास्ता बदल सकते हैं। इस रास्ते को बदलेंगे। चेक करो जरा, देखो इधर, 1 मिनट, लिख चुके हैं क्या आप? राइट, चलो इस मेन फिगर पर आओ, वेट करना हो, इस मेन फिगर पर आओ आप सब जी। सुनिए स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? एमीटर करंट को मापता है, इसमें कोई इशू नहीं। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर जब वोल्टेज मापेगा तो दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज मापेगा। यहां एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा तो यहां का वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। मैक्सिमम वोल्टेज यहीं जाएगा, लेकिन कुछ तो ड्रॉप होगा। एक तो एरर ये आती थी, राइट, ये आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब मेरा मोटो, सीरियस प्रॉब्लम कहां है? लीकेज करंट। लीकेज करंट मीडियम में भी बनती है, लो में भी बनती है, बट लीकेज करंट दिक्कत कहां दे रही है? रेजिस्टेंस के साथ जो ऊपर इंसुलेशन है, ये दिक्कत कब दे रहा है? जब ये रेजिस्टेंस मेगा ओम का है, राइट, और इंसुलेशन 10 या 100 मेगा ओम है। तो इसका मतलब इंसुलेशन पर करंट नहीं जानी चाहिए। मेजरमेंट पर अगर इंसुलेशन पर करंट जा रही है तो आप बताओ, एमीटर की धारा सिंगल करंट आई है या एमीटर की करंट इस आई के साथ साथ IL भी है? आई बराबर, सॉरी, IA बराबर I प्लस IL। एमीटर पर दो धाराएं बन रही। आप बताओ, धाराएं 2 बने, 3 बने, 4 बने, लेकिन अगर वो धारा एमीटर पर नहीं बन रही तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप एमीटर की करंट क्या चाहते हो? केवल आई। और एमीटर पर एक एक्स्ट्रा करंट क्या बन रही है? आई। इसी को कहा जाता है लीकेज करंट। आप क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स? इस करंट को यहां नहीं लेना चाहते, राइट। तो आपने इसके लिए क्या किया? ध्यान से देखो, सभी लोग बोर्ड पर लुक करो। आपने क्या किया? एक एक टर्मिनल यहां से पहले निकाला, सॉरी, और इस टर्मिनल को, इसका कलर बदल देता हूं मैं, इस टर्मिनल को इस पर कनेक्ट कर दिया। इसी को कहा जाता है
गार्ड टर्मिनल जी। अब क्या हुआ जरा समझो, ये जो जी टर्मिनल है ये क्या प्रोटेक्शन दे रहा है? अब जो करंट है स्टूडेंट्स, लीकेज करंट बन तो रही है बट वो गार्ड टर्मिनल के थ्रू बन रही है, राइट? वो लीकेज करंट किसके थ्रू बन रही है? गार्ड टर्मिनल के थ्रू। तो जब करंट गार्ड टर्मिनल के थ्रू होकर जाएगी, ध्यान से देखो जरा, अगर ये करंट, इस सर्किट को मैं फिर से बना रहा हूं, प्रॉपर समझना आप। यहां था डीसी सप्लाई, अंडरस्टैंड करना सब लोग, ये थी प्लस माइनस डीसी सप्लाई, प्लस माइनस डीसी सप्लाई। और इसके बाद यहां लगा हुआ था एक वोल्ट मीटर, राइट? इसके बाद यहां लगा हुआ है एक एमीटर सीरीज में, वीए मेथड है। अब ये जो रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था अपने पास, ठीक है, जिसका आप मापन कर रहे हो। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइडेड था, राइट? इस इंसुलेशन वाला जो कवर है, हमने क्या किया, यहां से एक एक्स्ट्रा टर्मिनल लिया और ये एक्स्ट्रा टर्मिनल हमने एज ए गार्ड इस इंसुलेशन पर कवर अप कर दिया। तो आप थोड़ा सा फील करना, ये इंसुलेशन है, इस इंसुलेशन पर इसको लगा दिया। इंसुलेशन पर अगर ये टर्मिनल लग गया तो बताओ गार्ड टर्मिनल से कौन सी करंट पास होगी? आईएल। अगर ये करंट आईएल है और एमीटर पर जो करंट होगी अब, वो केवल और केवल कौन सी करंट होगी? आई। तो क्या ये जो एमीटर से करंट पास हो रही है, इस पर केवल और केवल आई करंट दिखाई देगी? आपने इस लीकेज करंट का रास्ता बदल दिया। इसी एक्स्ट्रा टर्मिनल के कॉन्सेप्ट को कहते हैं गार्ड टर्मिनल। गार्ड मतलब प्रोटेक्शन देना। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने रेजिस्टेंस वाली जो करंट है, आपने इस रेजिस्टेंस वाली करंट को तो आई ही रखा, लेकिन ये जो इंसुलेशन था, इस इंसुलेशन पर जो करंट बन रही है, उस करंट का रास्ता आपने बिफोर एमीटर इस गार्ड टर्मिनल को लगा दिया। अब जैसे ही आप इस गार्ड टर्मिनल को एमीटर से पहले लगाएंगे, तो क्या आपके पास यहां से बनने वाली करंट आई ए प्लस आई एल हो जाएगी? और आईएल वाली करंट यहां निकल गई, तो क्या एमीटर पर केवल और केवल आई ए करंट बनेगी? मेरी बात को फिर से सुनो, यहां लीकेज करंट गार्ड टर्मिनल आपने कंसीडर कर दिया इंसुलेशन पर। अगर इंसुलेशन पर एक एक्स्ट्रा गार्ड टर्मिनल है, तो क्या स्टूडेंट्स जो लीकेज करंट थी, राइट, ध्यान से सुनना, एमीटर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो हमने एक बाईपास पाथ दे दिया लो रेजिस्टेंस का। शॉर्ट सर्किट से ज्यादा लो रेजिस्टेंस कुछ नहीं हो सकता। तो आपने ये जो बाईपास दिया, ये बाईपास आपने इस इंसुलेशन पर एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। बाईपास पर जो करंट जा रही है वो कौन सी करंट है? लीकेज करंट, राइट? तो क्या अब एमीटर पर एक ही करंट बनेगी और वो कौन सी करंट है? आई। तो क्या फायदा हुआ? वोल्ट मीटर की रीडिंग बराबर, वोल्ट मीटर रीडिंग बराबर बनेगा वीए प्लस, यहां बनने वाला वोल्टेज वी, वीए प्लस वी। और एमीटर की रीडिंग क्या बनेगी इस बार? केवल आई बनेगी या आई प्लस आई एल बनेगी? एमीटर रीडिंग बराबर केवल और केवल आई बनेगी। आईएल का रास्ता आपने बदल दिया, आईएल का रास्ता यहां से चला गया। तो लीकेज करंट अभी भी बन रही है, बट आपने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, उसका रास्ता बदल दिया। अब वो एमीटर से पहले आ रही है। तो एमीटर पर अब कौन सी केवल धारा आएगी? केवल आई, जिसका मापन करना चाहिए था, राइट? इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग थोड़ा एक्यूरेसी इंप्रूव करते हैं। हाँ, गार्ड टर्मिनल लगाने से लीकेज करंट तो फ्लो करेगी स्टूडेंट्स, लेकिन वो लीकेज करंट क्या अब एमीटर से फ्लो करेगी? मेरी बात को समझिए, गार्ड टर्मिनल लगाने से भी लीकेज करंट फ्लो तो करेगी, बट क्या उसका रास्ता, क्या हमने गार्ड टर्मिनल को किसके बिफोर कनेक्ट किया है? एमीटर के बाद कनेक्ट किया है या एमीटर से पहले कनेक्ट किया है?
हमने इसको एमीटर से पहले कनेक्ट किया है, राइट, जिसकी वजह से एमीटर पर अब ये गार्ड टर्मिनल की करंट, लीकेज करंट नहीं जा रही, केवल और केवल कौन सी करंट जा रही है, आई। इसका रास्ता हमने बदल दिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, गार्ड टर्मिनल, राइट। क्या बात क्लियर हो रही है? इसका रास्ता जब बदल गया तो एमीटर पर अब कौन सी धारा है, केवल मापन हमेशा वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग का होता है। बात क्लियर है? मापन हमेशा किसका होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग अपॉन एमीटर की रीडिंग। एक्सेप्टेड? तो क्या कुछ एडवांटेज हुआ महिमा, बात क्लियर है क्या? हाँ। तो कभी पूछा जाए आप इस करंट को, लीकेज करंट को बिफोर एमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं आफ्टर एमीटर, तो आप इस टर्मिनल को कहां कनेक्ट करते हैं, नॉट आफ्टर एमीटर, बिफोर एमीटर। कहां कनेक्ट करोगे, बिफोर एमीटर, राइट। तो इसको सिंबॉलिक वे में, ये पहले बना लो आप लोग, एक बार बना लेना इसको। बुक में अरेंजमेंट्स नहीं मिलेगा आपको, अरेंजमेंट नहीं दिया जाता, इसका सिंबल दिया जाता है। बट ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्यों हाई रेजिस्टेंस के लिए 3 टर्मिनल, क्यों मीडियम के लिए 2 और क्यों लो के लिए 4। लो वाला प्रूफ कर चुका था मैं 4, राइट। मीडियम में आप कॉलेज लाइफ में 2 ही यूज करते हुए आए हो, और हाई में कितने टर्मिनल चाहिए, 3। तीसरा टर्मिनल क्यों चाहिए, कभी पूछा जाए, टू बाईपास विच करंट, लीकेज करंट, राइट। एक्स्ट्रा टर्मिनल कहां लगता है, बिफोर एमीटर। कहां कनेक्ट होता है, बिफोर एमीटर, ताकि ये जो लीकेज करंट है, ये लीकेज करंट एमीटर पर अपना प्रभाव ना दिखाए। ऐसा नहीं हुआ कि लीकेज करंट बनना बंद हो गई, लीकेज करंट बन तो रही है, बट उस करंट का प्रभाव कहां नहीं आ रहा, पाठ्यांक पर। और हम यही चाहते हैं, रीडिंग पर उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए, राइट। एमीटर की रीडिंग क्या बन रही है अब, केवल आई, आई प्लस आई एल नहीं बन रहा। पिछले केस में क्या बन रही थी, आई प्लस आई एल। क्लियर? इतनी बात क्लियर है कि आप सबको? तो नीचे लिख लीजिए लाइन। कंटिन्यू करें, ठीक है। नीचे एक लाइन इसमें ऐड कर लीजिए, गार्ड टर्मिनल, गार्ड या जी टर्मिनल, इसी को कहते हैं जी टर्मिनल। कहां यूज होता है जी टर्मिनल, हाई रेजिस्टेंस। गार्ड टर्मिनल इज यूज्ड टू बाईपास, टू बाईपास लीकेज करंट ऑफ इंसुलेशन, टू बाईपास लीकेज करंट ऑफ इंसुलेशन, लीकेज करंट ऑफ इंसुलेशन। बाईपास किस करंट को कर रहे हैं, इंसुलेशन करंट को। सो हाई रजिस्टर, so high resistor needed 3 terminal concept, needed 3 terminal concept। इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस के लिए कितने टर्मिनल चाहिए, 3। ये लाइन लिख लीजिए, गार्ड टर्मिनल। जल्दी लिखो इसको स्टूडेंट्स।
होप सो यहां तक लिख लिया सबने? सॉरी। तो अब तक हम इस कंक्लूजन पर मान सकते हैं, रेजिस्टेंस को तीन कैटेगरी में आपने डिवाइड किया था, इसको फिर से मत लिखना, सुन लो। रेजिस्टेंस को हमने तीन कैटेगरी पर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के बेस पर एक था लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस की रेंज आप लोगों ने क्या बताई थी? आर लेस देन 1 ओम। लो रेजिस्टेंस के लिए कितने टर्मिनल का कॉन्सेप्ट नीडेड था स्टूडेंट्स? फॉर लो रेजिस्टेंस 0.01 मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, इसके लिए 4 टर्मिनल कॉन्सेप्ट, एक 1 1 डैश और अगला 2 2 डैश। याद है सबको? तो 4 टर्मिनल कॉन्सेप्ट की नीड कहां थी? लो रेजिस्टेंस। जनरल वे में पूछा जाए लो रेजिस्टेंस का मापन करना है तो कितने टर्मिनल्स चाहिए? 1 2 3 और 4। तो लो रेजिस्टेंस के लिए कितने टर्मिनल का कॉन्सेप्ट है? 4 टर्मिनल कॉन्सेप्ट। अगर बात की जाए मीडियम रेजिस्टेंस की, मैं प्रूव कर चुका हूं, तो मीडियम रेजिस्टेंस पर लिखो, नहीं स्टूडेंट्स लिख चुके हो, मीडियम रेजिस्टेंस पर आर का मान 1 ओम से बड़ा या बराबर और किससे छोटा? 100 किलो ओम से, राइट। तो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया था शायद, केवल 2 टर्मिनल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मीडियम का मतलब जनरल, राइट, ओनली 1 एंड 1 डैश। बट अगर आपको, तो दिस इज ओनली 2 टर्मिनल। और कॉलेज लाइफ में प्रैक्टिकली कौन सा मेथड यूज होता है? 2 टर्मिनल, राइट। कॉलेज लाइफ में सभी रेजिस्टेंस मीडियम ही होते हैं। इसके बाद थर्ड मैं बात करता हूं हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस का जब भी मापन करना है तो आपकी नीड होती है, हाई रेजिस्टेंस का मतलब आर का मान किससे बड़ा है स्टूडेंट्स? 100 किलो। अदरवाइज इसी को आप क्या बोलते हैं? 0.1 मेगा ओम से बड़ा। इसके लिए इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म दिखाया जाता है, दिस इज 1 एंड 1 डैश और एक एक्स्ट्रा टर्मिनल इसमें दिखाया जाता है, दैट इज जी, राइट। तो जब भी आपके पास ऐसा सिंबल बना हो, ये किसके लिए यूज होता है? हाई रेजिस्टेंस। ये वाला वर्जन मीडियम, ये वाला वर्जन लो। तो 4 टर्मिनल कॉन्सेप्ट किसके लिए? लो। मीडियम के लिए कितना? 2 टर्मिनल। और हाई के लिए कितना? 3 टर्मिनल, राइट। ये बातें मैंने आपको पहले बताई थी, मैंने कहा था मैं इसको आगे प्रूफ करूंगा। तो क्या ये तीनों बातें प्रूफ है? कहाँ कौन सी दिक्कत थी? लो में दिक्कत थी स्टूडेंट्स की वायर का रेजिस्टेंस भी आ जाता था, इसको हटाना था, इसलिए वोल्ट मीटर बिल्कुल यही कनेक्ट कर देती। मीडियम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का रेजिस्टेंस जुड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाई के साथ एक नई प्रॉब्लम है, हाई में जो इंसुलेशन प्रोवाइडेड होता है उस इंसुलेशन में भी करंट जाएगी, और वो इंसुलेशन में माइक्रो एम्पियर करंट भी दिक्कत देगी, क्योंकि अंदर वाला रेजिस्टेंस भी क्या है? मेगा ओम, राइट। इसलिए इसके लिए एक एक्स्ट्रा गार्ड टर्मिनल लगाते हैं, और गार्ड टर्मिनल को कनेक्ट कहाँ करते हैं? देखो, गार्ड टर्मिनल एमीटर से पहले कनेक्ट होता है। कहाँ कनेक्ट होता है? बिफोर एमीटर, ताकि एमीटर पर केवल और केवल एक्चुअल करंट यहां पर फ्लो करे, राइट। इतनी बात सभी को अंडरस्टैंडेबल है? अरे नहीं, सारे होते हैं मेजर सर्वण, उस पे सारे मेजरमेंट होते हैं। ये बात हो रही है स्पेशलाइज्ड वे की। थोड़ी देर में ऐसा मत करना कि मेगर में 3 टर्मिनल लगा दो, है ना, 2 ही होते हैं हाई रेजिस्टेंस पर। लॉस ऑफ चार्ज मेथड में भी 2 ही होते हैं। ये बात हम तब की कर रहे हैं। हाँ, एक बात और, सुनो सुनो सुनो, जैसे भी किसी ने पूछा, ये लो रेजिस्टेंस के लिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहां गया? चला ही गया। हाँ, ये रहा। लो रेजिस्टेंस जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये तब की बात हो रही है जब आप प्रिसाइज वे में मेजरमेंट करना चाहते हैं, राइट। तब आपकी जरूरत है 4 टर्मिनल, मीडियम के लिए 2 टर्मिनल और हाई के लिए 3 टर्मिनल। लेकिन जब मेजरमेंट टेक्निक्स में जाते हैं
तो टेक्निक्स में हमेशा लो के लिए भी 2, मीडियम के लिए भी 2, हाई के लिए भी 2, राइट। अब हम इसके अंदर की टेक्निक्स पढ़ेंगे। अभी बात कर रहे हैं अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मेजर करने की बात की जाए कि आप केवल हाई का मापन करना चाहते हैं तो कौन सा मेथड कितने टर्मिनल की डिमांड करता है। तो जनरली कितने टर्मिनल्स की डिमांड होती है? 3। मीडियम में कितने की? 2। और हाई में कितने की? 4। राइट। इतनी बात क्लियर है सभी को? सादाब अली स्क्रीन, मुझे लगा स्क्रीन रुक गई, आप सो गए। ठीक था ये। चलो कम से कम आपने सुन तो लिया है ना। बिना सुने ही बात हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता, नहीं? बाकी लोग सुनते। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर हम बात करेंगे लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट पर आर का मान लेस देन 1 ओम था। पहली टेक्निक क्या थी इस पर स्टूडेंट्स? याद होगा आपको, एवी मेथड, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड बता चुका हूं। एवी मेथड बता चुका हूं मैं आपको। यस। सेकंड मेथड केल्विन डबल ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है ये, केल्विन डबल ब्रिज मेथड। अभी प्रूफ भी कर दूंगा। केल्विन डबल ब्रिज मेथड। हाँ, थर्ड मेथड पॉट, पोटेंशियोमीटर बोल दो, सॉरी, पोटेंशियोमीटर मेथड, राइट। इसमें सबसे ज्यादा प्रेफर कौन सा होता है? केल्विन डबल ब्रिज। सबसे ज्यादा प्रेफर कौन सा होता है? केल्विन डबल ब्रिज, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, राइट। एवी मेथड क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूं? एवी मेथड में आपको पढ़ा चुका हूं, राइट। एवी मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। प्रीति आप आंख में पानी वानी डाल लो, है ना, इसी। हाँ, 2 4 5 मिनट में। आप लोग स्टूडेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हो, मैं डर जाता हूँ पता है। मुझे लगता है पूरी रात पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, है ना, पूरी दिन पढ़ाई कर रहे हो। केवल मेरी क्लास आप लोगों को सोने के लिए मिलती है। पूरी नींद आप सोचते हो, बोले सर आप पढ़ाओ हम प्रॉपर नींद लेंगे। वो लोग ज्यादा खुश होंगे जिन लोगों का अभी कैमरा ऑफ है, नहीं? बोले सर कम से कम हम लोग सामने नींद नहीं मार रहे हैं, नींद तो हम भी मार रहे हैं। जबरदस्त टैलेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों में। मुझे लगता है क्लास के बाद आप लोग याद करोगे, नहीं? हम चलती क्लास में कितनी बार सोए, सर कितनी बार नहीं देख पाए। मैं आपको क्या बताऊं स्टूडेंट्स, है ना, कई बार देख देख कर भी अनदेखा कर रहा हूं। लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है 3 बार, है ना, तो मुझे लगता है बोल देना चाहिए। चलिए, बाकी लोग खुश मत हो, है ना, नंबर सबका है, कोई किसी से कम है नहीं। चलिए, सॉरी। अब यहां पर स्टूडेंट्स एवी मेथड हो चुका है। कैल्विन डबल ब्रिज की हम बात करते हैं, तो हेडिंग डालिए कैल्विन डबल ब्रिज। कैल्विन डबल ब्रिज, हेडिंग डालिए कैल्विन डबल ब्रिज। फर्स्ट यू शुड गिव द हेडिंग कैल्विन डबल ब्रिज, से इंपॉर्टेंट मेथड। कैल्विन डबल ब्रिज, इसमें एक लाइन लिखिए, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। It is the modification of Wheatstone bridge. It is the modification of Wheatstone bridge. And it works on, स्क्रीन में मत देखो, लिखो चुपचाप। It is the modification of
Wheatstone bridge, and it works on inner and outer ratio arms. It works on inner and outer ratio arms. It works on inner and outer ratio arms. किस पर कार्य करता है ये? इनर और आउटर रेशियो आर्म्स पर. It works on inner and outer ratio arms. It works on inner and outer ratio arms. किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है ये? इनर एंड आउटर रेशियो आर्म्स पर. ठीक है. अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि आखिर केल्विन ने किस बात को समझाने की कोशिश की है. इनर एंड आउटर रेशियो हम सबने लिख लिया है, राइट. Z1 Z4 बराबर Z2 Z3. ठीक है. अभी आप डीसी ब्रिज पढ़ रहे हैं, सुनो, ठीक है. उसको Z1 मत लिखिए. बताया था मैंने why DC supply is used for measurement of resistance. देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज पर वॉच करो. व्हीटस्टोन ब्रिज पर एक रेशियो आर्म होती थी कैपिटल P और एक रेशियो आर्म होती थी कैपिटल Q. याद है क्या सबको? दो रेशियो आर्म्स हमने पढ़ी थी जब मैंने आपको डीसी पढ़ाया था. तो वहां बताया होगा मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में व्हीटस्टोन मेथड बताया होगा कि मेजरमेंट में इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, बट वहां भी इसका डेरिवेशन बताया होगा. यहाँ क्या लगा है? P, यहाँ क्या लगा है? Q, राइट. इस PQ वाली ब्रांच को मैं नीचे ले जाता हूं लाइक दिस. अब इस टर्मिनल पर, इसको गार्ड टर्मिनल मत समझ जाना स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर है ये. दिस इज G, गैल्वेनोमीटर. और इसके साथ आपने अपनी तरफ से कुछ, ये यहां R है और यहां S है. से दिस इज R, दिस इज S. अभी बनाना नहीं स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको सही बनाऊंगा, गलत है ये. ठीक है. यहां कोई सप्लाई कनेक्टेड है, मान लेते हैं प्लस माइनस E, राइट. प्लस माइनस E कोई सप्लाई कनेक्टेड है, ऐसे ही कुछ मान लिया. ये सपोज प्लस माइनस E कोई सप्लाई कनेक्टेड है. देखो, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं? बोलो, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? आर्म्स को तिरछा कर कर देख लो. आपकी आदत में ऐसा है कुछ, P Q R S. इस आर्म को तिरछा कर लीजिए नीचे साइड और S को ऐसा देख लीजिए, राइट. अभी ये व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज दिख रहा है क्या? अगर P बाई Q का रेशियो R बाई S के बराबर है. यस, है ये व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज. अगर P और Q का रेशियो R और S के बराबर है तो क्या ये बैलेंस ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है व्हीटस्टोन का? चलो, अब देखो व्हीटस्टोन के ब्रिज में केल्विन ने क्या बोला. केल्विन ने कहा ये जो RS वाली ब्रांच है, इस पर आप अपनी तरफ से गैल्वेनोमीटर के साथ ब्रांच को कनेक्ट करिए, राइट. देखो एक्चुअल में क्या होता था, मेजरमेंट करते समय ये जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच होती थी, इस ब्रांच के साथ ये स्टूडेंट्स जॉकी होता था, राइट. और ये जॉकी घूमता था, राइट. इस जॉकी को यहां घुमाते थे. जॉकी जहां पर R और S का अनुपात P और Q के बराबर बना लेता था, वहां रोक देते थे इसको, राइट.
और उस समय एस पी बाई क्यू का अनुपात आर बाई एस के बराबर हो जाता था, और इस अज्ञात आर का मापन कर लेते थे, राइट। आप सोचिए, जब आप इस आर का मापन कर रहे हो, तो आर का मापन करते समय क्या इस वायर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा? बोलो, क्या इस वायर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा? अगर ये रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है, 100 ओम है, बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, 100 ओम है, तो इसके सामने वायर का रेजिस्टेंस निगलेक्टेड है। लेकिन अगर ये है ही 0.01 ओम, तो क्या इस 0.001 को छोड़ सकते हो? बात दिमाग में आ रही है क्या? इसलिए कैल्विन ने इस थ्योरी को बताया कि आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करिए। मॉडिफिकेशन करते समय अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। हमने इस मेथड पर ये सोचा कि ये जो आर है, राइट, और यहां जो एस है, इस आर और एस के साथ कैल्विन ने एक नई थ्योरी बनाई। उसने कहा कि आप इस जी के साथ एक अंदर छोटी आर्म्स बनाइए, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू। और अगर ये पी क्यू आर्म्स आप बना ले गए कुछ इस तरीके से, जिससे यहां जो वायर का रेजिस्टेंस बन रहा था, इस वायर का अपना रेजिस्टेंस बन रहा था, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो मैं मापन करते समय अगर इस आर को ही हटा ले जाऊं तो बात बन सकती है। तो कैल्विन ने एक नई थ्योरी बताई। उसने कहा ओरिजिनल रेशियो आर्म्स क्या थे, कैपिटल पी कैपिटल क्यू। अब हम गैल्वेनोमीटर के साथ इंटरनल एक इनर रेशियो आर्म्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू। और स्मॉल पी और स्मॉल क्यू वाली ब्रांच को कनेक्ट कहां करेंगे, इस आर पर और इस एस पर। दिक्कत थी, ये जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस हम मानकर क्या चलते थे, निगलेक्टेड। लेकिन इस वायर का रेजिस्टेंस यहां यूज हो रहा है। तो आप इस आर को निगलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स यहां ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। और इस स्ट्रक्चर से क्या आपको फील हो रहा है, या अगर ऐसा नहीं बनाना चाहते तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि इसको डेल्टा जैसा दिखाना होगा। देखो, आप यहां से टी ऐसा दिखा लें और क्यू ऐसा दिखा लें। अब बताओ, ये जो वायर बन रही है, ये जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस मुझे हटाना है। वायर का रेजिस्टेंस मापन में आ जाता था, यही एक दिक्कत है। तो इसको हटाने के लिए हम अब क्या कॉन्सेप्ट यूज करें कि ये हट जाए, राइट। इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कैल्विन ने क्या थ्योरी बनाई थी। तो कैल्विन ने बोला, अगर पी और क्यू का अनुपात स्मॉल पी और स्मॉल क्यू के बराबर हो जाए तो इस आर का इफेक्ट खत्म हो जाता है। फिर से सुनो, ऐसे देखो, यहां पी आर्म थी व्हीट स्टोन की, यहां क्यू आर्म थी, यहां ये अज्ञात प्रतिरोध आर था, और यहां स्टैंडर्ड प्रतिरोध एस था। यहां गैल्वेनोमीटर था जिसके थ्रू आप मापन करते थे, और यहां एक सप्लाई वोल्टेज होता था, राइट। इतनी बात सभी को क्लियर है? यहां स्टूडेंट्स, ये जो जॉकी होता था, ये जॉकी एक्चुअल में कनेक्ट होता था, ये जॉकी उस पॉइंट पर कनेक्ट होता था जहां से बैलेंसिंग हो जाए। जब पी और क्यू का रेशियो आर और एस के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाता था, हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट हो जाता था। मतलब बैलेंस ब्रिज कंडीशन में पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस है। तो अज्ञात प्रतिरोध आर का मान किसके बराबर हो जाता था, पी बाई क्यू इंटू एस। आर का मान किसके बराबर, पी बाई क्यू इंटू एस, राइट। ये मापन आप कर लेते थे। लेकिन आप जरा सोचिए, जिस आर का मापन आप कर रहे हैं, अगर वो आर, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, 0.01 ओम होता, तो क्या स्टूडेंट उस समय ये जो जॉकी है, ये जॉकी
जहां कनेक्ट होगा, जहां बैलेंसिंग होगी, तो क्या वहां तक ये कुछ वायर का भी रेजिस्टेंस बन जाएगा? बोलो, आर और एस के बीच में क्या यहां तक वायर का भी रेजिस्टेंस नहीं होगा? और अगर मान लो जॉकी यहां बैलेंसिंग दे रहा है, तो आप मापन किसका करने गए थे? इस आर का। लेकिन क्या इस आर के साथ मापन करते समय ये वाला आर जुड़ नहीं जाएगा? बोलो ऋषभ, क्लियर हो रही बात? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेजरमेंट करते समय, बैलेंसिंग करते समय ये जी यहां कनेक्ट हुआ, राइट, तो क्या आर का मापन करते समय इस आर के अलावा क्या इस वायर का रेजिस्टेंस भी इसमें जुड़ जाएगा? राइट। तो आप व्हीट स्टोन मेथड को जब यूज करेंगे तो P अपॉन क्यू बराबर, सभी लोग बोलो, P अपॉन क्यू बराबर, अगर मैं इस वायर के रेजिस्टेंस को स्मॉल आर मान लू, तो इस समय बैलेंस ब्रिज अवस्था में P अपॉन क्यू किसके बराबर आएगा? आर अपॉन एस के या आर प्लस आर अपॉन एस के? अब क्या वायर का रेजिस्टेंस भी जुड़ नहीं जाएगा स्टूडेंट्स? राइट। और अगर ये आर 10 ओम होता, 50 ओम होता, तो उसके सामने इस वायर के रेजिस्टेंस को छोड़ देते। लेकिन ये है ही कितना? 0.01। तो क्या इस इफेक्ट को छोड़ सकते हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या सभी? व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज क्या इसका प्रॉपर मेजरमेंट कर पाएगा? मेजरमेंट करते समय P बाई क्यू का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? आर प्लस आर बाई, और मेजरमेंट करने गए थे आर का, मेजरमेंट हो किसका गया? आर प्लस आर बराबर P बाई क्यू इंटू। क्या बात क्लियर है सबको? ये प्रॉब्लम समझ रहे हैं? व्हीट स्टोन मेथड में क्या दिक्कत आ रही है? स्मॉल आर का इफेक्ट आ रहा है और हमें इस स्मॉल आर के इफेक्ट को हटाना है। एक्सेप्टेड? ठीक है, वेरी गुड। अगर ये बात अब दिमाग में आ रही, लिखो कुछ नहीं, अभी लिखे कुछ नहीं, अभी लिखवाऊंगा मैं, जो लिखवाना था वो लिखवा चुका हूं। अब आप इस फिगर को देखो, कैल्विन के हेल्प को देखो। मैंने आपको पहली लाइन लिखवाई है, कैल्विन डबल ब्रिज इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो कभी पूछा जाए कि कैल्विन डबल ब्रिज की थ्योरी किस पर बेस्ड है, तो किस पर बेस्ड है? व्हीट स्टोन ब्रिज थ्योरी पर, P बाई क्यू बराबर आर बाई एस थ्योरी पर। राइट। दूसरी बात, इसमें कितने रेशियो आर्म है? एक बाहर वाला रेशियो आर्म है P बाई क्यू, और एक नया रेशियो आर्म आप बना रहे हो स्मॉल p बाई स्मॉल क्यू। तो कैल्विन ने सजेस्ट किया, मैं इसको बनाता हूं, अब आप समझना। कैल्विन ने सजेस्ट किया कि अगर, कैल्विन ने ये बात सजेस्ट की कि बाहर वाली आर कैपिटल P है मान लो, और यहां बाहर वाली आर कैपिटल Q मान लिया, राइट। और इस आर्म को मैं थोड़ा नीचे तक दिखा रहा हूं, जैसे कैल्विन ने स्ट्रक्चर दिखाया था, और यहां अपने पास एक रेजिस्टेंस R है अज्ञात, और यहां क्या है? S। ठीक है। और यहां क्या है अपने पास स्टूडेंट? जॉकी, सॉरी गैल्वेनोमीटर। यहां अपने पास गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर से अब हमने दो ब्रांच मानी। एक ब्रांच अपनी तरफ से क्या मानी है? स्मॉल p, और एक ब्रांच अपनी तरफ से क्या मानी है? स्मॉल q। राइट। इस बात को समझना कि ये जो स्मॉल p और स्मॉल q है, ये किसने अज्यूम किया है? ये कैल्विन की थ्योरी है। कैल्विन ने कहा कि एक स्मॉल p और स्मॉल q अपनी तरफ से ऐड करो, ताकि इस पर बनने वाला रेजिस्टेंस, ये जो वायर का रेजिस्टेंस है, इस वायर को, रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? आर। राइट। इस वायर के रेजिस्टेंस को क्या मान लिया? स्मॉल आर। अब इस फिगर में बैटरी वही थी जहां पहले थी, बैटरी का मतलब प्लस माइनस ई। ठीक है। तो मॉडिफिकेशन में आपको क्या दिख रहा है? कैल्विन की क्या थ्योरी क्लियर नहीं आई है? स्मॉल p और स्मॉल q। राइट। अब मैं क्या करूं स्टूडेंट्स, क्या ये एक डेल्टा दिख रहा है? एक त्रिभुज शेप दिख रहा है डेल्टा, तो क्या इस डेल्टा को स्टार में बदल सकते हैं?
राइट। तो सबसे पहले इस फिगर को बना लीजिए। ये है केल्विन डबल ब्रिज का फिगर। एग्जाम में केल्विन डबल ब्रिज आता है, इसलिए इसको बनाना होगा। इसके ठीक बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर और नेक्स्ट मेगर। यही एग्जाम में ज्यादा पूछे जाएंगे। नहीं नहीं, मेंस में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, डेरिवेशन नहीं आएगा, जस्ट मैं बता रहा हूं। कंप्लीटेड। ठीक है, अब देखो। अच्छा, ये बात सभी समझ रहे हो कि मेजरमेंट में हम इस मेजरमेंट में क्या खत्म करना चाहते हैं? इस स्मॉल आर का इफेक्ट, राइट। तो एक्चुअल में तीन रेजिस्टेंस बन गए अंदर, पी क्यू और आर। आर था नहीं, आर किसका प्रतिरोध है पंकज? ये आर किसका रेजिस्टेंस है? वायर का, राइट। जो मापन में दिक्कत दे रहा है, तो इस आर के रेजिस्टेंस को हमें क्या कराना है? खत्म कराना है, इफेक्ट को। तो कैसे इस इफेक्ट को खत्म करें? देखो, डेल्टा और स्टार कन्वर्जन आप सभी पढ़ चुके हो। ये स्मॉल पी है, यहां स्मॉल क्यू है, और ये स्मॉल आर है, राइट। आप अगर स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर, हाँ, वायर के रेजिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर से दिखाया है, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो, तो क्या इनके बीच से एक ब्रांच R1 मानी जा सकती है? इसके बीच से एक ब्रांच R2 मानी जा सकती है, और इसके बीच से एक ब्रांच R3 मानी जा सकती है। एक्सेप्टेड है सभी को? R1 R2 R3 की वैल्यू सब लिखना जानते हो, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको। R1 किन दो ब्रांच के बीच से आ रही है? P और Q के बीच से, तो मल्टीप्लाई P और Q का, तो R1 बराबर स्मॉल p इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल p प्लस क्यू प्लस आर। एक्सेप्टेड है सभी को, राइट। R1 क्लियर है। R1 के बाद अगर मैं आपसे R2 पूछूं, तो R2 का मान क्या हो जाएगा? जहां से ब्रांच निकल रही है, किसका किसका गुणा? P और स्मॉल r का। तो R2 वैल्यू शुड बी, बस दो लाइन का है डेरिवेशन, ज्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल p इंटू स्मॉल r अपॉन स्मॉल p प्लस क्यू प्लस आर। R3 का मान, R3 का मान होगा दिस R इंटू क्यू, तो क्या लिख दे? स्मॉल r इंटू क्यू अपॉन p प्लस क्यू प्लस आर, राइट। अब इसके बाद आप इस फिगर को कन्वर्ट करिए डेल्टा से स्टार में। आप इस फिगर को डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करिए, ऊपर वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करिए। पहले यहां तक लिख लो, फिर स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, देखो अब इस फिगर को जरा समझो स्टूडेंट्स। अगर आप इस स्मॉल पी और क्यू के बीच में एक ब्रांच R1 मान लें, इसके बीच में एक ब्रांच R2 मान लें, और इसके बीच में एक ब्रांच R3 मान लें, जो यहां लाल वाली बनाई है, तो क्या ये फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा? ये आपने बनाया था कैपिटल P, ये था कैपिटल Q, इसके बाद यहां गैल्वेनोमीटर लगा था, यहां पर एक कैपिटल R ब्रांच थी, यहां पर कैपिटल S ब्रांच थी। अब आपने देखा था कि यहां पर, हाँ ध्यान देना सभी, स्मॉल p, स्मॉल q और स्मॉल r को आपने रिप्लेस कर दिया किससे? कैपिटल R1, कैपिटल R2 और कैपिटल R3। मतलब ये खुला हुआ सेप था, स्टार एक्सेप्टेड है, तो बदलो जरा इसको। तो मैं इसको R1 यहां दिखा देता हूं स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेड। R2 यहां दिखा देता हूं, और R3 यहां दिखा देता हूं। मुझे बताओ R1 R2 R3 में किसी को कोई इशू? क्या हटा दिया हमने? क्या हटा चुके हैं स्टूडेंट्स हम लोग? स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, और किससे रिप्लेस कर दिया? डेल्टा को स्टार से। डेल्टा को हटाकर किससे रिप्लेस कर दिया? स्टार से, राइट। अब इसको थोड़ा सा सीधा करके बनाना है, बस इसको थोड़ा सा सीधा करके बनाना है ताकि एक्चुअल फिगर दिखने लगे। जब आप इसको सीधा करके बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो ऑब्जर्व करिए, क्या ये भी एक नोड होगा? एक नोड यहां होगा, एक नोड यहां होगा, और एक नोड यहां होगा। इसके अलावा कोई नोड तो नहीं दिख रहा आपको? मैं फिर से बोलता हूं, एक नोड दिस है, एक दिस है, एक दिस है, एक दिस है, प्रिंसिपल नोड, राइट। क्या यहां कोई नोड तो नहीं है बीच में, या यहां? प्रिंसिपल नोड की बात कर रहा हूं, जंक्शन की। तो क्या आर और R2 सीरीज में है? यस। और R3 और S भी सीरीज में है, एग्री। जो करंट इस R में होगी वही R2 में होगी, जो करंट इस R3 में होगी वही S में होगी, जो करंट इस गैल्वेनोमीटर में होगी वही R1 में होगी। यस, बोलो। वायर को खींचकर बना ले, कोई दिक्कत? अगर मैं वायर को इसको खींचकर बनाऊं, मतलब इस वायर को खींचते हुए नीचे ले जाऊं, जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है उसको खींचकर नीचे कर दूं, तो क्या ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा? स्टूडेंट्स, 2 स्टेप तक घबराना नहीं, रिजल्ट बहुत आसान आएगा। ओनली अप टू 2 स्टेप्स, राइट। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लास्ट जो लाइन बताऊंगा वो काम की है। ये कैपिटल P था, ये क्या बन गया? दिस वन कैपिटल P। एक तो मैं लिखता ही शानदार हूं, है ना, उस पर भी और शानदार कुछ लिख जाऊं। यहां था कैपिटल Q, राइट। कैपिटल P और कैपिटल Q। इसके बाद यहां इस ब्रांच को मैं स्टूडेंट्स यहां सीधा कर रहा हूं, इसको R और R2 को, तो मैं इसको सीधा करके लाइक दिस दिखा देता हूं ताकि आपको व्हीट स्टोन जैसा फीलिंग आ जाए। दिस इज R, दिस इज R2, और इसके बाद यहां R3, और यहां क्या आ जाएगा? S। यहां था गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में R1 था। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में बैटरी लगी हुई थी। एक बार चेक करो सही बना है क्या कुछ?
कंप्लीटेड। जस्ट वायर को सीधा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसको नीचे तक खींच लिया है। इसको पकड़कर जब जहां ये वाला नोड है, राइट, इस नोड को नीचे खींच लिया है जस्ट, राइट, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखाई देगा। गोविंद आप, हाँ बिल्कुल 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 सही है। इस साल जो स्टूडेंट्स बैच चल रहा है उसका नाम मैंने रखा है चट्टान बैच। उनसे मजबूत बैच मैंने देखा नहीं अपने जीवन में। मैं पहले कहा करता था पत्थर को पढ़ा सकता हूँ ना, आप इंसान हो। उन्होंने कहा सर हम पत्थर ही हैं। किसी एक स्टूडेंट्स ने कहा सर पत्थर भी छोटी बात है ना, पत्थर को भी कोई तोड़ सकता है, हम चट्टान हैं, हमको जो तोड़ पाए तो बात है कुछ। कि बैच का क्या नाम है सर? अरे आपके बैच का नाम काऊ बैच, आपसे सीधा कुछ नहीं। सर आपको फिर मांझी बनना पड़ेगा। ओके। ओके नाउ सी। अरे बस जगाने के लिए था, आप लोग सीरियस हो गए। हाँ, जाग गए बस, ठीक है। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, मैं आपके बैच में मैं भी दो चार बार नींद मार लेता हूँ। बस वो आप लोग नहीं समझ पाते ना, मैं सुबह भी, सुबह वाले बैच में भी एक बार नींद मारता हूँ, दोपहर वाले में भी, शाम वाले में भी, हर बैच में नींद मारता हूँ। लेकिन कहीं अगर मैं गलत लिखता हूँ तो आप लोग बता देते हो, बोले सर यहाँ गलत लिखा है, तो मैं जाग जाता हूँ। ठीक है, मुझे जगाने के लिए काफी लोग होते हो आप लोग। ठीक है, आप लोग इसलिए खुश रहो। सी, ये ब्रांच पी थी, दिस ब्रांच इज क्यू, दिस ब्रांच इज आर प्लस आर टू, दिस ब्रांच इज आर थ्री प्लस एस। नाउ इमेजिन करो कि अगर ये एक व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है, तो एट बैलेंस कंडीशन व्हाट्स इट बी द परफेक्ट कंडीशन? दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अदरवाइज पी बाई क्यू का रेशियो इस पूरे के रेशियो के बराबर होना चाहिए। एक्सेप्टेड आर नॉट? एट व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज कंडीशन दिस बाई दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाई दिस ओनली। एक्सेप्टेड? तो यहां पर अगर मैं इसको परफेक्ट, एक मिनट, बना चुके हैं आप सब? क्लियर है? ओके। सो नाउ यूजिंग, so now using balance condition, now using balance condition, हमने मान लिया कि बैलेंस कंडीशन अचीव हो रही है अगर, तो बैलेंस कंडीशन पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? दिस पी बाई क्यू बराबर, हाँ लिखते चलेंगे मेरे साथ, कैपिटल पी अपॉन कैपिटल क्यू, दैट शुड बी इक्वल टू आर प्लस आर टू अपॉन आर थ्री प्लस एस। आर प्लस आर टू का मतलब आर प्लस आर टू अपॉन आर थ्री प्लस एस। आर थ्री प्लस एस का मतलब है दिस, एक मिनट, ये आर प्लस आर टू, हाँ ठीक है, आर प्लस आर टू अपॉन आर थ्री प्लस एस। अच्छा, बैलेंस ब्रिज में किसका नुकसान हुआ यहाँ पर? इस आर वन का। बैलेंस ब्रिज जब भी बनेगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी, तो इस आर वन में कोई करंट होगी क्या? तो आप इसे सर्किट से हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन पर होगा, राइट। अब इस बैलेंस ब्रिज कंडीशन पर पी बाई क्यू का अनुपात आर प्लस आर टू अपॉन आर थ्री प्लस एस है। यस,
यहां मुझे बताइए, मैं अगर पता करना चाहूं R प्लस R2 के बारे में, तो क्या R प्लस R2 स्टूडेंट्स किसके बराबर हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, P बाई क्यू इंटू R3 प्लस एस, राइट? P बाई क्यू इंटू R3 प्लस एस। R प्लस R2 इज इक्वल टू P बाई क्यू इंटू R3 प्लस P बाई क्यू इंटू एस। P बाई क्यू इंटू दिस और P बाई क्यू इंटू एस, ऐसा लिख सकते हैं। किसी ने कोई कविता विता लिख दी है स्टूडेंट्स ने, कि बोले सर ये कविता सुना देना स्टूडेंट्स को, और वो कविता इतनी टफ है ना। पर्वत क्या क्या लिख दिया। खम ठोक ढीलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। अरे पक्का हिंदी बहुत परफेक्ट है आप लोगों की स्टूडेंट्स है ना। ये कविता सुना दीजिएगा, राइट? पोएट ही बन जाते स्टूडेंट्स है ना, जेई गलत बन रहे हो आप लोग। हाँ, R+R2, लिसन, R+R2 बराबर P बाई क्यू इंटू R3 प्लस P बाई क्यू इंटू एस। ऑब्जर्व केयरफुली, मैं पता करना चाहता हूं इस R को, राइट? और रिलेशन अपने पास ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो क्या ये जो अपने पास टर्म बन रही है, इस टर्म पर वैल्यू को पुट किया जा सकता है? हाँ, सभी लोग बताओ मुझे। R+R2 का मान आया कितना था? इधर से देखो, R2 का मान कितना आया था? PR/P प्लस क्यू प्लस आर, राइट? तो हमने R2 का मान पुट कर लिया। R2 का मान आया था स्मॉल p इंटू स्मॉल r अपॉन स्मॉल p प्लस क्यू प्लस आर, दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल P बाई क्यू। हाँ, R3 का मान क्या आया था? R3 का मान कुछ आया था, हाँ, R3 का मान था RQ स्मॉल r इंटू क्यू अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर। तो R3 का मान था, भूल गया मैं क्या था, Q इंटू आर डिवाइडेड बाई P प्लस क्यू प्लस आर प्लस P बाई क्यू इंटू एस, राइट? ये कंडीशन थी अपने पास। और अब मुझे इस कैपिटल आर के मान को क्लियर रखना है। तो कैपिटल आर बराबर इस वैल्यू को उस तरफ ले जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म। तो आर बराबर, अगर मैं सबसे फर्स्ट इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? कैपिटल P बाई क्यू इंटू एस प्लस, फिर इस टर्म को लिख देते हैं, राइट? अगर मैं इस टर्म को लिखूं तो यहां ये टर्म क्या थी? कैपिटल का P अपॉन कैपिटल का Q, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर था क्यू आर अपॉन स्मॉल p प्लस क्यू प्लस आर, राइट? इसके बाद ये वाली जो टर्म अभी मैंने लिखी है, इसको मैंने पक्षांतर कर दिया रेड कलर से जिसको दिखा रहा हूं। जब इसको पक्षांतर करोगे इधर तो क्या ये माइनस आ जाएगा? तो माइनस में क्या आ गया? माइनस में P इंटू आर अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर। अब कैल्विन के सजेशन को सुनो, ये थोड़ा सा अभी तक टिपिकल हो गई है लाइनें। अब इस कैल्विन के सजेशन को अंडरस्टैंड करना। कैपिटल आर बराबर P बाई क्यू इंटू एस आया, प्लस कैल्विन ने कहा अगर आप किसी तरह से इस पूरी वैल्यू में, ध्यान से देखो सब लोग, क्यू आर अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर को कॉमन ले लो इन दोनों टर्म में। प्लीज स्टूडेंट्स पहले वॉच करिए बाद में लिखिए। इन दोनों टर्म्स में क्यू आर अपॉन
P प्लस क्यू प्लस आर को अगर कॉमन ले लो तो P प्लस क्यू प्लस आर यहां भी है, यहां भी है, जरा चेक करो। अगर आपने क्यू आर अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा दोनों टर्म्स में, इस वाले पर और इस वाले पर। इस वाले में कैपिटल P अपॉन कैपिटल क्यू, तो आपने लिखा कैपिटल P अपॉन कैपिटल क्यू माइनस इस तरफ क्या कॉमन बचा। देखो जब आप इस पूरे टर्म को कॉमन ले रहे हो, पूरे टर्म को, तो इस पूरे टर्म में सॉरी आर अपॉन दिस तो कट गया, यहां पहले से क्या था क्यू, और एक आपके पास क्यू डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या ये वैल्यू माइनस का स्मॉल p अपॉन स्मॉल क्यू बचेगा, बोलो। और अगर ये टर्म बची और डिजाइनर ने केल्विन ने कहा कैपिटल P बाई क्यू का रेशियो अगर स्मॉल p बाई स्मॉल क्यू के बराबर होता तो क्या ये टर्म कट जाती। अगर ये जीरो हो जाता तो स्मॉल r वाली टर्म ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाती। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो क्या होता है, राइट। क्या ये पूरी टर्म जीरो हो गई। अल्टीमेटली r किसके बराबर आ गया, कैपिटल R बराबर P बाई क्यू इंटू एस। तो मापन में किसका इफेक्ट खत्म हो गया, वो जो वायर का रेजिस्टेंस आ रहा था, राइट। लेकिन कब होगा ऐसा, कॉमन लेना समझ में आया क्या सबको। सोनू यहां तक क्लियर है, कॉमन लेना क्लियर हो रहा है। जब यहां से आप इस टर्म को कॉमन लोगे तो क्या अंदर कैपिटल P बाई क्यू और माइनस का स्मॉल p बाई क्यू बनेगा, बोलो ये भाग भाग देकर बताऊं, क्लियर है। तो अब जब ये टर्म अगर अपने पास आ गई तो डिजाइनर क्या सिलेक्शन करके चलेगा, कैपिटल P बाई, यस वेरी गुड, बैलेंस कंडीशन ओनली। तो कैपिटल P बाई क्यू किसके बराबर है, स्मॉल p बाई स्मॉल क्यू। अगर ये बराबर है आपस में तो क्या स्टूडेंट ब्रिज बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, बोलिए। और इस समय स्मॉल r का इफेक्ट खत्म हो गया, तो क्या ये मेथड सबसे अच्छा हो जाएगा। केल्विन डबल ब्रिज को सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड कहा जाता है लो रेजिस्टेंस का, क्योंकि वायर के रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, निग्लेक्ट। लेकिन कब करता है निग्लेक्ट, ये डेरिवेशन क्यों पढ़ाया है ध्यान से सुनना। पूछा जाता है केल्विन डबल ब्रिज सबसे एक्यूरेट क्यों होता है, तो आउटर रेशियो आर्म और इनर रेशियो आर्म का अनुपात आपस में बराबर। जब जब कैपिटल P और कैपिटल Q का अनुपात स्मॉल p और स्मॉल q के बराबर होगा तब तब ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाएगा। बात क्लियर है क्या। तो आपने लिखा था किसका मॉडिफिकेशन है ये, कैल्विन डबल सॉरी सॉरी व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज का मॉडिफिकेशन है, और किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, आउटर रेशियो आर्म और इनर रेशियो आर्म। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, सुनो सुनो सुनो, एक कॉमन डाउट। कैपिटल P का मान मान लो 1000 है, कैपिटल Q का मान 100 है, तो 1000 बटे 100 10 आएगा, 1000 बटे 100 10 आएगा। स्मॉल p छोटा है, स्मॉल q भी छोटा है, स्मॉल p 10 है, स्मॉल q 1 है, तब भी इसका अनुपात 10 बटे 1 का अनुपात भी 10 आएगा। तो अनुपातिक भुजाओं के अनुपात की बात कही गई है, ना कि मान। मैंने ये नहीं कहा कि कैपिटल P स्मॉल p के बराबर है, कैपिटल Q स्मॉल q के बराबर है, राइट। मैंने क्या कहा है, कैपिटल P और कैपिटल Q का अनुपात किसके बराबर, स्मॉल p और स्मॉल q के अनुपात के बराबर। तो केल्विन डबल ब्रिज कोई डेरिवेशन कुछ काम का नहीं है स्टूडेंट्स, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बट वो जो पेट में दर्द रह जाता है कि सर ये कैसे लिख दिया कैपिटल P बाई कैपिटल Q बराबर स्मॉल p बाई स्मॉल q, राइट। उसके लिए समझाने को मैंने इसको ड्राइव करा दिया है। नॉट रिक्वायर्ड दिस डेरिवेशन, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, otherwise this figure is also not required, but कैल्विन डबल ब्रिज एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है तो एटलीस्ट डिस्कस कर लिया। 3 पॉइंट्स कैल्विन डबल ब्रिज में लास्ट में टेबल पर आप बनाएंगे, लिख दूं अब, क्या वो पॉइंट्स अब लिख सकते हैं, राइट। ओके फाइन। अब देखो कैल्विन, यस थैंक यू।
पहला लाइन मैंने फर्स्ट लाइन आपको बोली थी, केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन का ब्रिज नहीं है, केल्विन डबल ब्रिज किसका मॉडिफिकेशन है? इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज, व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज, ये लिख चुके हो आप। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड for low resistance measurement, for low resistance measurement। लो रेजिस्टेंस का मापन करने के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड है ये, राइट? लो रेजिस्टेंस का मापन करने का सबसे एक्यूरेट मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी पूछा जाए लो रेजिस्टेंस मापन करने की सबसे बेस्ट टेक्निक केल्विन डबल ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केल्विन डबल ब्रिज। और पूछा जाए केल्विन डबल ब्रिज में रेशियो आर्म्स का कॉन्सेप्ट कब एक्यूरेट होता है? ये जब कैपिटल P बाई कैपिटल Q किसके बराबर हो जाए? स्मॉल p बाई स्मॉल q। कैपिटल P बाई कैपिटल Q को क्या बोलते हैं? ये होता है आउटर रेशियो आर्म्स का रेशियो, रेशियो ऑफ अनुपात, आउटर बाहरी रेशियो आर्म्स। और केल्विन ने नई बात क्या समझाई? उसने बोला स्मॉल p बाई स्मॉल q का मतलब है रेशियो ऑफ इनर रेशियो आर्म्स, रेशियो ऑफ इनर रेशियो आर्म्स, रेशियो ऑफ इनर रेशियो आर्म्स, राइट? अंदर जो उसने इनर रेशियो आर्म बनाया था स्मॉल p बाई स्मॉल q, क्या बनाया था? स्मॉल p बाई स्मॉल q किसके बराबर होना चाहिए? कैपिटल P बाई कैपिटल Q के। जब ऐसा होगा तभी एक्यूरेसी अचीव होगी। तो कई बार पूछ भी लेता है केल्विन डबल ब्रिज में कौन सी निम्नलिखित में से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो क्या बोलेंगे? कैपिटल P बाई कैपिटल Q का मान स्मॉल p बाई स्मॉल q के बराबर होना चाहिए। तीनों लाइनें क्लियर है सबको? लो रेजिस्टेंस के लिए सबसे अच्छा मेथड केल्विन डबल ब्रिज, लो रेजिस्टेंस के लिए सबसे अच्छा मेथड केल्विन डबल ब्रिज। क्या केल्विन डबल ब्रिज अपने आप में एक्चुअल मेथड है? नहीं। किसका मॉडिफिकेशन है? व्हीट स्टोन का। उसी के अंदर एक रेशियो आर्म कॉन्सेप्ट को यूज किया गया और रेशियो आर्म पर स्मॉल p बाई स्मॉल q। क्लियर? यहां तक मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। एक्सेप्टेड? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट्स? क्लियर है यहां तक सभी को? अब नेक्स्ट हमें मेथड पढ़ना है पोटेंशियोमीटर। ऑब्जेक्टिव में पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा पूछा जाता है ईएमएफ मेजरमेंट में, राइट? पोटेंशियोमीटर, इससे रेजिस्टेंस का भी मापन होता है बट बहुत कम करते हैं, प्रेफरेंस करते हैं ईएमएफ मेजरमेंट के लिए पोटेंशियोमीटर को। तो एग्जाम में पूछा जाता है नल टाइप डिफ्लेक्शन का निम्नलिखित में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? राइट। जिन स्टूडेंट्स का सीआरओ मिस है, रजनी आप पूछ रहे हो कैपिटल P बाई क्यू और स्मॉल p बाई स्मॉल q इक्वल कैसे होंगे? मुझे बताओ, कैपिटल P को अगर 1000 सेलेक्ट कर लें, कैपिटल Q को 100 सेलेक्ट कर लें, स्मॉल p को अगर हमने 10 सेलेक्ट किया और Q को 1 सेलेक्ट किया, तो क्या कैपिटल P बाई कैपिटल Q 1000 बटे 10 का मतलब 10 होगा? स्मॉल p बाई स्मॉल q पर 10 बटे 1 का अनुपात भी 10 होगा। 10 बराबर 10 है या नहीं है? ये बात मैं पहले बोल चुका हूं, राइट? लिखने वाली बात नहीं थी, जस्ट मैंने बोल दिया था ओनली। चलो, हाँ, जिनका सीआरओ में से स्टूडेंट्स दे कैन डू द क्लास टुमारो मॉर्निंग।
थ्योरम वाले भी कर सकते हैं, जिनका थ्योरम भी मिस है दे कैन डू क्लास फ्रॉम 8 to 11। नहीं 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 नहीं, क्या बोल गया मैं, 8 से 1, 8 to 1, 8 से 1। सर कितनी बजे से क्लास चालू होती है? 6:30। सुबह 6:30 से बैच स्टार्ट है और 1:30 बजे तक रहता है। अरे आपको 6:30 पर नहीं बुला रहा, 8 बजे। डीसी थ्योरम पर अभी जिनका, सुन लो, जिनका डीसी थ्योरम रिमेनिंग है, शायद उस बैच का डिपेंडेंट सोर्स भी रिमेनिंग होगा, राइट। उसी बैच पर ओपन सर्किट वोल्टेज भी रिमेनिंग होगा, तो वही टॉपिक चल रहा है, राइट। तो बेटर होगा कि आप लोग जिनका रिमेनिंग है दे कैन डू, पूरी क्लास मत आ जाना, है ना, फिर मना करना पड़ेगा। जिनका वाकई में रिमेनिंग है दे कैन डू। एक बैच ऐसा था जिनका जो लेट आए थे, सीआरओ चलेगा। अभी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट वाले मत आना, ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट किया है, अभी कल चलेगा जनरल मेजरमेंट, ठीक है। हाँ, जिसका छूटा है दे कैन डू, जिनका भी छूटा है दे कैन डू। मॉर्निंग में 8 से पहले सीआरओ चलेगा, 8 से 10:30, 10:30 भी नहीं, 11। ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम जब होगा मैं बता दूंगा आपको। अभी कल पीक टू पीक वोल्टेज मेजरमेंट होगा और स्वीप सिग्नल होगा, तो जिनका हो चुका है वो ज्वाइन ना करें, ठीक है। जिनका रिमेनिंग होगा मैं बता दूंगा। थ्योरम वाले स्टूडेंट्स कल से आ सकते हैं, जिनकी थ्योरम छूटी हुई है 11 बजे। थ्योरम वाले स्टूडेंट्स लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। थ्योरम वाले स्टूडेंट्स, थ्योरम की क्लास 11 से होगी, 11 से 1। और सीआरओ की क्लास सुबह 8 से 11 होगी। एक बैच का हो चुका है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ओके 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 ओके, सॉरी। मैं पढ़ा किसको रहा था, विदाउट स्क्रीन पढ़ा दिया आप लोगों को। अच्छा ओके, अभी कट गया था, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी। अब शायद स्क्रीन आ गई होगी। थ्योरम की टाइमिंग 11 से 1, सीआरओ की टाइमिंग 8 से 11। अब ठीक है, जिनका भी रिमेनिंग हो दे कैन डू, राइट। जिनका भी रिमेनिंग है दे कैन डू। ओनली जिनका रिमेनिंग हो स्टूडेंट्स वो क्लास करें, अननेसेसरी क्लास करने का मतलब नहीं है। या जिनको क्लियर ना हो दे कैन डू, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। थ्योरम मुझे लगता है आफ्टरनून वाले बैच का रिमेनिंग था, एक बैच का जिस पर, जिनका लेट एडमिशन हुआ था उन लोगों का थ्योरम वाला पार्ट रिमेनिंग था, तो उन्हें करना है। और बाकी बैचेस का कंप्लीट था, राइट। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का सीआरओ पर
ब्लॉक डायग्राम में जिस दिन लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बैच में लास्ट वाले जो सुबह वाला बैच है उसमें ब्लॉक डायग्राम का एक पार्ट छूटा था, मैं अलग से बता दूंगा या उसका एक ऑनलाइन लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। राइट। क्या वो आवाज फिर नहीं आ रही? ठीक है, ब्लॉक डायग्राम वालों को बता दूंगा। कोशिश करूंगा मैं ऑनलाइन ही ब्लॉक डायग्राम बता दूं, ठीक है। ऑनलाइन ही डाल देंगे उसको, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम का लेक्चर मैं ऑनलाइन डाल दूंगा, ठीक है। दुर्गेश वेरी सुन, बहुत जल्दी। तो आपने अब किसी दिन याद दिलाना। कल से अभी थ्योरम स्टार्ट नहीं है, थ्योरम का टॉपिक चल रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज। कल पढ़ाऊंगा शॉर्ट सर्किट करंट, डिपेंडेंट सोर्स। थ्योरम पर डिपेंडेंट सोर्स जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन्हें दिक्कत आएगी, तो अगर डिपेंडेंट सोर्स क्लियर है तो मत आना, क्लियर नहीं है तो आ जाना, ठीक है। और क्या लिखा है? बता दूंगा ब्लॉक डायग्राम का, बता दूंगा ऑनलाइन बता दूंगा। हाँ इसी वाले, घबराए नहीं घबराए नहीं, हाँ बिल्कुल। बस इसके तुरंत बाद स्टार्ट कर दूंगा। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। सर आप बैच में कब आएंगे? अरे मिल तो रहा हूँ लोग रोज आप लोगों से। हम्म, कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कर रहे हैं कुछ न कुछ कर रहे हैं, हाँ। अभी आप लोगों का चल ही रहा है, कोर्स सब्जेक्ट चल ही रहे हैं, ठीक है। ठीक है मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अरे बिल्कुल बिल्कुल देवेन, क्लास लेते रहेंगे, हाँ क्लास लेते रहेंगे। ठीक है हरिओम, ये शिकायत दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है ठीक है ठीक है, करा दूंगा, करा दूंगा। हाँ मैं थोड़े बैच कम कर रहा हूँ, उसी कोशिश में हूँ। नहीं तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ तबीयत का कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है विमल, इसको भी देख लेंगे। हाँ एक मिनट, मुझे ये बात ठीक है पूछना भी था। क्या ये जो डीपीपी थी आप लोगों की, इस पे पीएमएमसी वाली डीपीपी तो आप लोगों ने कर ली थी, राइट? मूविंग आयरन सेकंड डीपीपी, वाट मीटर एनर्जी मीटर की डीपीपी ग्रुप में आ चुकी होगी, नहीं आई? नहीं, ठीक है। कल मैं आफ्टरनून तक प्रोवाइड करा दूंगा, उसको डिस्कस भी कर देंगे। एक दिन लेकर मैं उसको डिस्कस भी कर देता हूँ। सिर्फ पीएमएमसी मिला था, ओके। कल ही सारी डीपीपी में आपको डलवा देता हूँ, राइट। मैं बोल दूंगा कल ग्रुप पर आ जाएगी, आप लोग देख लेना, और मैं यहाँ इसका ऑनलाइन डिस्कशन भी कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट वे में। समरी लिखवा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स, राइट। सर जो क्वेश्चन करवाया था उसका पीडीएफ भी नहीं सेंड किया था, ओके ठीक है, उसका पीडीएफ भी आ जाएगा। और कल से शिकायत नहीं रहेगी आप लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है नाराज ज्यादा हो आप लोग। ठीक है, ऑफलाइन भी करवा देंगे। हाँ ठीक है मैम, पढ़ा देंगे, ठीक है। देखो लिख रहा हूँ बहुत सर, ओके। ठीक है सुन, ठीक है। पीयूष बिल्कुल बिल्कुल ऑफलाइन आ रहा हूँ, हाँ एक क्लास ले लीजिए सर, बिल्कुल एक क्लास ले लेंगे। अच्छा एक ही क्लास लेनी है?
मैं बना रहा हूँ बैच का, कुछ बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना। आप लोग लिखते लिखते ज्यादा इमोशनल होकर लिख जाते हो। हाँ। अरे मैं भी आप लोगों को याद करता हूँ स्टूडेंट, बिल्कुल याद करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आप लोगों को याद कर रहा हूँ। जी वेरी सुन, वेरी सुन। हाँ जितना जल्दी से जल्दी होगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक बैच मैंने कम किया है, राइट, एक बैच और कम करूंगा, उसके बाद कर रहा हूँ बैच कम। सर जूनियर्स को अभी से आप 6 घंटे पढ़ा रहे हैं? सी स्टूडेंट्स, अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कोविड नहीं आया होता तो मैं आप लोगों को भी 6 घंटे पढ़ाता ऑफलाइन, ठीक है। वो मेरे हाथ में नहीं था, राइट। और जो चीजें, जो 3 से 4 महीने 5 महीने का जो नुकसान हुआ है, उसमें सिचुएशन ऐसी थी स्टूडेंट्स की, जो भी चीजें मतलब 1920 वाला बैच भी जब था, तो जिस बैच में अब कोविड आया है 2 बैचेस में, उस बैचेस में मैं परफेक्टली ऑफलाइन मोड को ही सब कुछ मानता हूँ। जिन बैचेस में अब दिक्कत भगवान ने दी है ना, ऑफलाइन कंडीशंस पर अगर क्लास चलती, आप लोग ने क्लास की है ऑफलाइन में, कब द इंजीनियर से छुट्टी की है बताओ आप। अगर क्लास चली है, अगर आपको चलती क्लास पर कभी कोई ऐसा मैसेज रहा हो कि हाँ ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगी, जब जब आपने क्लास की है, क्या मैंने कभी अचानक से अपनी तरफ से छुट्टी की हो? राइट, क्लास प्रॉपर चली होंगी। कभी क्लास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि अननेसेसरी क्लास छोड़ी गई हो। हाँ संडे भी क्लास ली होगी, जहां तक पॉसिबल रहा होगा। 2 4 5 महीने की वो जो गलती हुई है ना, वो गलती पर मैं मानता हूँ एक्सेप्टेड है, वो मिस्टेक मैं मान रहा हूँ। लेकिन उसमें थोड़ा आप ये भी माने कि कोविड की सिचुएशन तक किसी को आइडिया नहीं था। और अब ऑफलाइन अगर उस समय चल रहा होता, अपने पास पूरा टाइम था स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम ये हुई कि आप लोगों का जो सेशन प्लान था, उसमें नए स्टूडेंट्स आ चुके थे, और अब आप लोगों का सेशन उस समय अगर चल रहा होता तो ये सिचुएशन नहीं आती, राइट। मैं आप ही के बैच में होता। प्रॉब्लम यहाँ थी कि नया सेशन स्टार्ट हो गया और तब कोचिंग खुली है, राइट। दोनों सिचुएशन एक साथ हुई हैं। हाँ उसको लेकिन मैं प्रॉपर रेक्टिफाई करूंगा वेरी सुन। और रही 6 घंटे वाली बात, देखो स्टूडेंट्स, पहले आप भी 2 घंटे 3 घंटे नहीं बैठ पाते थे, राइट। जूनियर्स को भी किसी तरह से, है ना, पॉलिश किया है, चमका रहा हूं उनको, राइट। वो चमक गए हैं अब। 6 आवर्स, क्या क्या लिखते हो स्टूडेंट्स, है ना। गौरव करवा देंगे उसको भी स्टार्ट। हाँ अब बिल्कुल नहीं है, अब कोविड नहीं है। जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जनरेशन में एंड ही करवा रहा हूँ उसको, राइट। हाँ शायद 3 to 4 लेक्चर्स का रिमेनिंग है, बोल दूंगा सबको। राइट, सभी। ठीक है सर, कल पहले मैं डीपीपी प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, वो उसका ध्यान रखता हूँ, वो मैंने लिख लिया है। और तीनों चारों डीपीपी आप सॉल्व कर लेना, विद इन 2 or 3 डेज हम लोग पहले उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, राइट। और बेसिक पर जो कुछ लिख रहे थे जो लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स का सर कब स्टार्ट करेंगे? स्टूडेंट्स एक खत्म कर लें दो, फिर दूसरा स्टार्ट करने दो, राइट। बाद में आप ही कहोगे सर अभी पूरा नहीं हुआ, राइट। द एंड लिख लेने दो, फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, बस बस बस, अब सो जाओ सो जाओ, ज्यादा मत लिखो आप लोगों का। हाँ 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 बिल्कुल। ओके ओके ओके, ठीक है सर। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। अरे आप लोगों ने मुझसे बात कर ली, अब खुश रहो, खुश रहो, बिल्कुल खुश रहो, हाँ। सो जाओ सो जाओ, प्रॉपर नींद दो, राइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है अंकित, ठीक है, ओके। ओके।